अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हम 2 मिनट में अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री P1। ठीक है, इसको हम हेड स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और फिर आगे आगे देखते जाएंगे। इसमें जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे, हमारे पास पास पेपर भी साथ साथ हम लोग इसका करते जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है जनाब, पहला टॉपिक का नाम है मेरे पास वो है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक भी डायरेक्ट चलते हैं। मेरा जो टॉपिक का नाम है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब के रूल में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ? कोई ना कोई रीजंस होते हैं। अच्छा, किसी भी हुकूमत ले लें या किसी भी प्रिंस का रूल ले लें या फिर एम्परर का रूल ले लें, उसका रूल डिक्लाइन होने के पीछे कुछ ना कुछ वजूहात जरूर होती हैं कि वो खत्म हुआ क्यों। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी लैकिंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो एम्पायर है वो डिक्लाइन कर जाता है। उसी के रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत आसान है इंशाल्लाह, कोई मसला पेश नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, नंबर 1 इज मिलिट्री इनएफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी मुल्क के लिए या कौम के लिए उसकी मिलिट्री एक बहुत बड़ा एसेट होता है। ठीक है, मिलिट्री के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मुगल्स यूज्ड टू बी पावरफुल डिसिप्लिन्ड आर्मीज यूज्ड टू फाइट विद क्लेवर टैक्टिक्स। मुगल आर्मी जो थी वो पहले, इस डिक्लाइन होने से पहले बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी थी और उनकी जो टैक्टिक्स थी वो बहुत मशहूर थी। बहुत क्लेवर टैक्टिक्स से वो लोग काम करते थे और उनके पास कमांडर्स जो थे वो वन ऑफ द बेस्ट थे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कमांडर्स थे। दूसरा पॉइंट है, दे बिकेम कंप्लेसेंट विद टाइम, डिडंट फील द नीड फॉर एन आर्मी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो लोग एरोगेंट हो गए थे, उनमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्होंने बोला कि हमें अब आर्मी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है, आर्मी बिकेम वीक, लेस डिसिप्लिन, नो मॉडर्न एडवांसमेंट इन वॉरफेयर। आर्मी जो है इस बातों की वजह से, इस स्ट्रेटेजी की वजह से कि अब उनको आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, तो आर्मी भी वीक हो गई थी, लेस डिसिप्लिन्ड हो गई थी। ठीक है, और कोई अपना इक्विपमेंट्स भी अपग्रेड नहीं कर रहे थे। आर्मी वॉज मेड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, पर्शियन, अफगानी एक्सेट्रा। ठीक है, आर्मी में भी यूनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग उस आर्मी के अंदर थे। पर्शियन थे, अफगानी थे। ठीक है, तो वो जब उनका माइंड मैच नहीं करता था तो आपस में ही उनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जब आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो लोग बाहर वालों से कैसे लड़ेंगे जब अंदर ही अपने आप से, अपने ही लोगों में लड़े। Last point है, the Mughals lacked a naval fleet as well despite having numerous ports. Naval fleet क्या होती है? Naval fleet होती है नेवी, in simple words, नेवी, समंदर की आर्मी। ठीक है, पानी की आर्मी। इनके पास नेवल फ्लीट का सिस्टम तस्वुर था ही नहीं। ठीक है, हालांकि इनके पास बहुत सारे पोर्ट्स थे, जो बहुत सारे न्यूमरस पोर्ट्स थे, लेकिन फिर भी नेवल फ्लीट जो है वो इनके पास थी ही नहीं। ये इनका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया बेटा, मिलिट्री इनएफिशिएंसी का। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, औरंगजेब रिलीजियस रिफॉर्म्स। बहुत ज्यादा इस्लामिक बंदा था। ठीक है, सारे के सारे इस्लामिक लॉज इसने इंप्लीमेंट किए और बाकी माइनॉरिटीज के जो राइट्स थे ना, उसने उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा इग्नोर किया। ठीक है, किस तरह से? पहला पॉइंट देखिएगा, इम्पोज जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, जिजिया टैक्स था जो कि इसने इम्पोज किया था, जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना था, मुस्लिम्स नहीं देंगे ये वाला टैक्स। सही है, इसकी वजह से क्या हुआ? लॉस सपोर्ट ऑफ हिंदूज, क्रिश्चियंस। ठीक है, बाकी जो मजहब के लोग थे उनकी सपोर्ट इससे हट गई थी, ऑब्वियसली बात है हटेगी। नंबर 2, डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, हिंदू टेम्पल्स जो थी वो इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। इनफोर्स इस्लामिक लॉस, पूरे के पूरे इसका जो रूल था उसमें इसने सारे के सारे लॉज, इस्लामिक लॉज इंप्लीमेंट कर दिए थे। उसमें जो भी फैसले होंगे वो सारे इस्लामिक लॉज की बेस पे होंगे। बैंड सट्टी हिंदू ट्रेडिशन। बैंड सट्टी का, सट्टी क्या होती है? सट्टी को जरा गौर से सुनिएगा। सट्टी का मतलब ये है कि अगर किसी का हस्बैंड, किसी का शौहर मर जाता है, ठीक है, तो उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाएगा उसी के साथ। ठीक है, ये एक ट्रेडिशन था हिंदूज का जो कि औरंगजेब ने बैंड कर दिया था। ठीक है, कि अगर किसी का शौहर मर जाए तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ ही जला दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इन 2 पॉइंट्स में कोई मुश्किल नहीं होगी। पहला हमारे पास था मिलिट्री इनएफिशिएंसी, दूसरा था औरंगजेब रिलीजियस रिफॉर्म। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, औरंगजेब लग्जरियस लाइफस्टाइल। पहला पॉइंट देखिएगा, स्पेंड ह्यूज सम्स ऑन हिमसेल्फ। ठीक है, इतने ज्यादा पैसे, अय्याश था एक किस्म से कह सकते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल था। बहुत सारे पैसे वो अपनी जात के लिए अपने ऊपर खर्च करता था। ठीक है, उसकी एग्जांपल इस तरह से भी है कि बिल्ड पर्ल मॉस्क इन दिल्ली फॉर हिज ओन प्राइवेट प्रेयर। इसने पर्ल मॉस्क थी जिसमें सारे पर्ल्स से बनी हुई थी और वो दिल्ली में इसने बनाई थी सिर्फ अपने प्राइवेट प्रेयर के लिए। वहां और कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, सिर्फ ये अकेला बंदा वहां पे नमाज पढ़ता था।
इस वजह से मेड हिम अनपॉपुलर, इन सब वजहों की वजह से वो अनपॉपुलर हो गया। फर्दर इकोनॉमिक डिक्लाइन, इतना अय्याश खर्च होगा तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकली सफर करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सफर करना पड़ा तो फर्दर इकोनॉमिक डिक्लाइन आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेजी सक्सेसर्स। सक्सेसर्स जो थे वो उसके बहुत ज्यादा लेजी थे और इनकम्पिटेंट थे। इनकम्पिटेंट मतलब कि उस लायक नहीं थे, उनमें वो स्किल्स नहीं थी कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो मनसबदारी सिस्टम, मनसबदार के हवाले कर दी थी। मनसबदार क्या थे, करप्ट और डिसलॉयल। मनसबदारी सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा करप्ट और डिसलॉयल था, ठीक है। दिस करप्ट ग्रू इन पावर, और ये करप्शन करप्शन करते 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 पावर में पावर इनके पास बढ़ती जा रही थी। ये एरियाज कवर करना शुरू कर दिए थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वास्ट एम्पायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा एम्पायर होगा, 1000 माइल से ऊपर का एम्पायर फैला हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट डिफिकल्ट होगी। पहले जमाने में कोई गाड़ियां नहीं होती थी, कि कोई जहाज नहीं होता था कि हाँ भाई मीटिंग है वहाँ 1 घंटे में वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं था। कम्युनिकेशन भी नहीं थी, खत लिखते थे तो जब जंग का खत लिखा है कि जंग होने वाली है तो जंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद जाके वहां पे खत पहुंचेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो थी ना वो बहुत मेजर रीजन था, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। द न्यूज रीच टू द एम्परर मंथ्स आफ्टर इट हैपेंड, ठीक है। जो चीज हो गई उसके 3-4 महीने बाद जाके खबर पहुंच रही कि ये हो गया, और वो तो हो चुका, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। बिहार एंड बंगाल मैनेज टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिहार और बंगाल के जो एरियाज थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो उन्होंने बोला था कि हम अपने एरियाज को खुद ही संभालेंगे और खुद ही रूल करेंगे। इन्वेडर्स, जंगों ने भी मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा बर्बाद किया। नादिर शाह पर्शियन लीडर इन्वेडेड डिफीटेड मोहम्मद शाह एट कर्नल, ठीक है। नादिर शाह एक पर्शियन लीडर था जिसने मोहम्मद शाह को करनाल में 1734 में जो है ना डिफीट किया। और जो जैसे जैसे डिफीट होती जाती है तो वो उस रियासत के लिए, उस कौम के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, ठीक है। उससे लॉसेज होते हैं, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, ठीक है। ही सेक्ड दिल्ली, दिल्ली पे उसने पूरा कब्जा कर लिया नादिर शाह ने। लेफ्ट आफ्टर 2 months विद मेनी ज्वेल्स एंड पीकॉक थ्रोन, ठीक है। और इतना सारा सामान वो अपने साथ लेके गया, जिसको वॉर बूटी भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो बहुत सारा सामान अपने साथ लेके गया जिसमें ज्वेल्स थे और पीकॉक थ्रोन वगैरह भी था, ठीक है। अहमद शाह अटैक 1747, इन 1747 काबुल, पेशावर एंड लाहौर हैड कंट्रोल ओवर पंजाब बाय 1749। अहमद शाह ने भी अटैक किया 1747 में काबुल, पेशावर और लाहौर पे, और उसने भी सारा का सारा कंट्रोल पंजाब का ले लिया था 1749। ब्रिटिश टुक कंट्रोल एंड एंडेड मुगल रूल इक्विप्ड मिलिट्री, ठीक है। ब्रिटिश ने आके फिर पूरा का पूरा मुगल रूल ऑफिशियली एंड कर दिया था। उनके पास मिलिट्री इक्विप्ड थी, मिलिट्री एक्सपीरियंस था, बहुत हाईली इक्विप्ड थे, और बैटल्स भी जीत चुके थे। जैसे कि 4 नंबर का आपका सवाल आता है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। औरंगजेब वॉर, औरंगजेब ने जो जो वॉर्स लड़ी, फॉट अ वॉर अगेंस्ट राजपूत, अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड नॉर्थ, नॉर्थ की साइड पे एक्सपेंड करना चाह रहा था कि वहां पे भी हमारा रूल आ जाए। मराठा वॉर, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट थी, मराठा वॉर हम आ रहे थे और मुगल एम्पायर आ रहा था, और वो सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट थी, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल के क्वेश्चंस में। इंशाल्लाह मैं अब इसके जो है ना पास पेपर्स भी सेशन होगा, और हम इसके अलावा अगले टॉपिक पे अपने बढ़ेंगे, जो कि मेरे पास अगला टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्मर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वैसे भी। ठीक है जनाब, कोई चीज ना समझ आई हो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हाजिर करने के लिए जवाब देंगे, कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।